तारीख 13 अप्रैल 2023 दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ कटघरे में खड़े थे। उसी वक्त अदालत के अंदर और बाहर मौजूद लोगों के मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन आती है। उस नोटिफिकेशन में जो मैसेज था उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उस मैसेज की पुष्टि के लिए लोग अपने अपने तरीके से भरोसेमंद न्यूज पोर्टल और वेबसाइट को खंगालना शुरू करते हैं। उसी वक्त एक व्यक्ति अदालत से बाहर निकलता है और किसी को फोन मिलाता है, पूछता है कि जो यह खबर आ रही है इसमें क्या कोई सच्चाई है। पता चला कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पर देख सुन रहे हो वो सब सही है। वह व्यक्ति फिर अदालत के अंदर आता है और अतीक के कान में घटना की जानकारी देता है। यह खबर सुनते ही अतीक कांप उठा। उसके पांव जैसे काम नहीं कर रहे थे। जैसे तैसे वह पास में ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गया और देर तक जमीन की तरफ निहारता रहा। वह अभी तक दूसरों को गोलियों से मौत के घाट उतारता रहा, लेकिन उसके जीवन की यह पहली घटना थी जब उसका खुद का बेटा 5 लाख का इनामी असद मुठभेड़ में पुलिस की गोलियों से मारा गया था। आज के वीडियो में हम माफिया अतीक अहमद के अब तक के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन माफिया की कहानी पर आने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चौपाल लाइव यूट्यूब चैनल पर अगर आप अभी नए हैं या आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें प्लीज। इलाहाबाद, जिसे आज लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां का एक मोहल्ला है चकिया। इसी चकिया मोहल्ले के निवासी फिरोज अहमद इक्का तांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तांगे वाले फिरोज के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में, यानी जब वह बालिग भी नहीं हुआ था, तभी उसका नाम एक हत्या के मामले में आया। बाद में वह इलाके के एक नामचीन बदमाश चांद बाबा के संपर्क में आ जाता है। चांद बाबा के संपर्क में आने के बाद अतीक की गुंडागर्दी और भी तेज हो गई। उसी दरमियान 1989 में उसने राजनीति में भाग्य आजमाने का मन बनाया, लेकिन यह बात उसके आका चांद बाबा को हजम नहीं हुई। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि प्रयागराज के रोशन बाग में जब्बार होटल के पास दोनों में बमबाजी हुई और चांद बाबा का काम तमाम हो गया। इस बमबाजी में वह मारा गया। अब अतीक अहमद अपने कुछ गुर्गों के साथ मिलकर अवैध रूप से पैसे कमाने में जुट गया। पैसे न देने पर किसी की भी जान लेने में उसे कोई रहम नहीं आती थी। अतीक का खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक के बाद एक वह अपराध करता रहा। 1992 का एक वाकया है जब प्रयागराज में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई थी। 2.5 मिनट के अंदर सैकड़ों राउंड गोलियां चली थी और इसके पीछे अतीक के भाई अशरफ का हाथ था। वर्ष 1995 का एक वाकया है जब अतीक अहमद का काफिला जा रहा था, तभी अशोक साहू नामक व्यक्ति उसके काफिले को ओवरटेक कर आगे बढ़ गया। यह बात अतीक अहमद को नागवार लगी। उसका भाई अशरफ अशोक साहू को पकड़ता है और पूछता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काफिले को ओवरटेक करने की। उसकी पिटाई करते हैं और मार खाने के बाद भी वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि गलती हो गई, मुझे जाने दो, मुझे बहुत जल्दी है। फिर भी इन्हें रहम नहीं आई और वहीं पर अशोक साहू को गोलियों से भून डाला। यह घटना उन दिनों सुर्खियों में थी, लेकिन जमीनों पर अवैध कब्जा करना, वसूली का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वर्ष 2002 में एक पार्षद की हत्या में भी अतीक का नाम आया। एक के बाद एक हत्या से अतीक का खौफ बढ़ता रहा और इसकी आड़ में वह अवैध संपत्ति अर्जित करता रहा। वर्ष 2003 में बीजेपी के एक नेता अशरफ ने अतीक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की तो अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार 5 बार विधायक होने के बाद वह फूलपुर से चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा भी पहुंचा। सांसद बनने के बाद वह इलाहाबाद पश्चिमी सीट से अपने भाई अशरफ को विधायक बनवाना चाहता था, लेकिन अतीक के खेमे से ही निकले राजू पाल को बसपा से टिकट मिल जाता है और राजू पाल विधायक बन जाता है। विधायक बनते ही राजू पाल अतीक की आंख की किरकिरी बन गया। 25 जनवरी 2005
को विधायक राजू पाल अपने साथियों के साथ एक अस्पताल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी क्वालिस गाड़ी को रोककर अंधाधुंध फायरिंग की गई और राजू पाल और उनके साथी संदीप की मौत हो गई। विधायक के साथियों को लगा कि शायद वे उन्हें किसी अस्पताल पहुंचा दें तो जान बच सकती है। खून से लथपथ राजू पाल को एक टेम्पो में रखकर वो अस्पताल जा रहे थे। तभी बदमाशों को लगा कि शायद वह अभी जिंदा है और अस्पताल जाकर बच सकता है। यह सोचकर फिर से टेम्पो का पीछा करते हैं, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया और आगे जाकर उसके रोक लिया और फिर से गोलियां बरसानी शुरू की और राजू पाल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम जब हुआ तो पोस्टमार्टम के दौरान राजू पाल के शरीर से 19 गोलियां निकाली गई थीं। विधायक की हत्या से पूरे सूबे में सनसनी फैल गई थी। सूबे में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन अतीक का साम्राज्य बढ़ता रहा। राजधानी लखनऊ में भी प्रॉपर्टियों पर अवैध रूप से कब्जा करने का उस पर कई मामले आए। वर्ष 2018 में लखनऊ में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी मोहित जायसवाल का अतीक अहमद के बेटों ने अपहरण कर देवरिया जेल में ले गए, जहां अतीक अहमद बंद था। अतीक ने जेल में उसे बांध कर पिटवाया, उसकी 40 करोड़ की संपत्ति पर हस्ताक्षर करवा लिया था। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी उसका दबदबा कायम था। उसी घटना के बाद से अतीक का देवरिया की जेल से बरेली की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में अधिवक्ता उमेश पाल, उनके गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह भी थे। इस घटना का एक 40 सेकंड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें अतीक का बेटा असद गोली चलाते हुए दिख रहा था। 13 अप्रैल 2023 को प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तभी झांसी में एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को मार गिराया। इस पूरे घटनाक्रम को देखने से एक सवाल जहन में जरूर उठता है कि जब पुलिस पर खुद कोई आफत आती है, तब पुलिस जिस सक्रियता से अपराधी को ठिकाने लगाने के लिए पूरे अभियान में जुटती है, वैसी सक्रियता दूसरे मामलों में क्यों नहीं दिखती। इसके पहले भी चाहे वह कानपुर में बिक्रूगढ़ का मामला रहा हो, जब कई पुलिसकर्मी मारे गए, तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया सब जानते हैं। और इस घटनाक्रम में जब उमेश पाल के साथ 2 गनर मारे गए, उसके बाद से पुलिस जिस सक्रिय मोड में आई, क्या इसके पहले भी जब अतीक एक के बाद एक अपराध करता रहा तो ऐसी सक्रियता पुलिस ने दिखाई थी? अभी 2018 में जब अतीक के बेटे लखनऊ से रियल एस्टेट के कारोबारी का अपहरण करके देवरिया जेल के अंदर ले जाते हैं, जहां अतीक बंद था, और वहां बांध कर उसकी पिटाई होती है, और पिटाई से वह कितना खौफ खाया होगा कि 40 करोड़ की संपत्ति पर उसने हस्ताक्षर करवा लिया था। क्या पुलिस को ऐसे मामलों में भी ऐसी ही तत्परता नहीं दिखानी चाहिए थी? यह सवाल है पुलिस के अफसरों से, और उम्मीद है कि लाचार बेसहारा मजबूर लोगों के साथ भी जब इस तरीके की कोई आपराधिक घटना हो तो पुलिस ऐसी ही सक्रियता से न्याय दिलाने के लिए अपना फर्ज अदा करे, तो शायद है कि जनता में पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ेगा। बहरहाल आप सभी वीडियो देखते देखते हमें यहाँ तक आ गए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।